वीडियो में ब्रेक लेना नॉट वेरी हैप्पी। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। एक और देश कोरोना से जूझ रहा है तो वहीं पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल के बीच घमासान जारी है, जहां अब चिट्ठी के जरिए एक दूसरे पर संगीन आरोप लगाए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की सियासत में मुद्दे बदल रहे हैं, लेकिन नहीं खत्म हो रहा है सीएम ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ के बीच घमासान, जो कोरोना काल में और भी बड़ा होता नजर आ रहा है। अब सियासी खींचतान में भी कोरोना इफेक्ट देखने को मिल रहा है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच अब आरोपों का पत्राचार हो रहा है, जिसमें एक दूसरे पर गंभीर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। राज्यपाल धनखड़े ने पिछले हफ्ते ममता बनर्जी को खत लिखा था। 14 पन्नों के इस खत में 37 मुद्दों को लेकर सीएम पर निशाना साधा था, जिसके जवाब में ममता बनर्जी ने 14 पेज का खत लिख कर दिया है। दीदी ने राज्यपाल पर न केवल कोरोना के दौरान सत्ता हड़पने का आरोप लगाया है, बल्कि खुली चुनौती देते हुए कहा है कि वो सरकार का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। राज्यपाल उनकी नीतियों से सहमत नहीं हो सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से इसे उनके संज्ञान में लाने के अलावा उनके पास और कोई शक्ति नहीं है। कोरोना संकट की इस घड़ी में सत्ता हड़पने की कोशिश न करिए, आप सरकार का कुछ नहीं कर सकते। इतना ही नहीं, दीदी ने राज्यपाल के खत की भाषा पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। चिट्ठी को अपमानजनक और धमकाने वाला बताया है। अब बदले में गवर्नर ने ममता के पत्र को संवैधानिक मर्यादा के खिलाफ बताते हुए उसका जवाब देने का ऐलान किया है। बहुत कुछ अपने सीने में दबाए हूं, लगता है सब कुछ कहना जरूरी हो गया है। इस पत्र का जवाब दिया जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत कुछ ऐसा है जिसे मैं स्वीकार नहीं कर सकता, और वो संविधान की भावना पर ग्रहण के समान है। कोरोना संकट के दौरान अब दीदी और धनखड़ के बीच जंग आर पार की हो गई है। वक्त के साथ आरोप संगीन होते जा रहे हैं, एक दूसरे को खुलकर चुनौतियां दी जा रही हैं। अब इंतजार है राज्यपाल के जवाब का, जिसका ट्रेलर वो दे चुके हैं। आज तक ब्यूरो। और अब आपको आज तक के ई एजेंडा के मंच पर आए उन मुख्यमंत्रियों का बयान सुनाते हैं, जिन्होंने कोरोना के फैलाव के लिए तबलीगी जमात के लोगों पर ठीकरा फोड़ा। तबलीगी जमात का जो कार्य था वह सचमुच बड़ा ही अशोभनीय था। देखिए, बीमारी होना एक विषय है, बीमारी होगा वो अपराध नहीं, लेकिन बीमारी होने के बाद ऐसी बीमारी को जो संक्रामक हो उसको छुपाना ये अपने आप में एक अपराध है, और ये अपराध तबलीगी जमात से जुड़े हुए लोगों ने किया है। आज उत्तर प्रदेश में या देश में जहां कहीं भी कोरोना का स्प्रेड देखने को मिला है, इसके पीछे तबलीगी जमात है। अगर उन्होंने इस बीमारी को छुपाया नहीं होता और इसके कैरियर बन करके वे जगह जगह नहीं चले होते, तो संभवतः हम लोग लॉकडाउन के प्रथम चरण में ही कोरोना को काफी हद तक नियंत्रित कर चुके होते। भोपाल में जमात के लोग आए 107 लोग, और वो अलग अलग जगह गए। यहाँ भोपाल में भी उनमें से कई पॉजिटिव निकले, उनके कारण भोपाल पॉजिटिव हुआ। फिर यहाँ से वो रायसेन गए, रायसेन पॉजिटिव हो गया। उनमें से कुछ विदिशा निकल गए, विदिशा पॉजिटिव हो गया। बासौदा गए, वहाँ पॉजिटिव हो गया। लटेरी सिरोंज गए, वहाँ पॉजिटिव हो गया। अगर आप देखेंगे खंडवा में, खरगोन में, उज्जैन में, आसपास के इलाकों में, इसमें तबलीगी जमात के लोगों का बड़ा हाथ है, और इस कारण संक्रमण फैला। अब सबको ये ध्यान रखना चाहिए था कि एक ऐसी बीमारी छुपाने की जरूरत क्या थी। अहमदाबाद में भी ये जो तबलीग जमात के लोगों ने, यहां बेरोकटोक मरकज के लोगों ने यहां काफी, अहमदाबाद और सूरत में उन लोगों ने भ्रमण किया, अपनी ट्रैवल हिस्ट्री भी छुपाई और दूसरों को खुलेआम मिलते गए। हमको जब निजामुद्दीन मरकज से खबर मिली थी, वहां पर जो एजेंसी से हमको खबर मिली थी कि 126 लोग जमात से जुड़े हुए लोग उत्तराखंड से थे, तो जब हमने उस पर कार्रवाई की तो ये 1435 लोग निकले। 1435 जी, और ये 1435 में से लगभग 300 के आसपास ये अन्य राज्यों में गए, उत्तराखंड के जो लोग थे, और बाकी सभी लोगों को हमने एक एक को चुन चुन कर और
पकड़ लिया, चिन्हित कर लिया, उनमें अगर संक्रमण था तो उनको अस्पतालों में भर्ती किया। कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकियों के ऊपर सेना ने बड़ी कार्रवाई की है। लंबे एनकाउंटर के बाद 2 विदेशी आतंकी मारे गए। वहीं एक घर को सेना ने ब्लास्ट से उड़ा दिया। बताया जा रहा है कि इस घर में कुछ आतंकी छिपे हुए थे। अब दोनों ओर से फायरिंग भी रुक गई है, लेकिन सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। हिंदुस्तान जहां अपने वॉरियर्स को आज सलाम करेगा, वहीं अमेरिका की वायुसेना ने फ्रंट लाइन वॉरियर्स को श्रद्धांजलि दी, जिन्होंने कोरोना से जंग के दौरान अपनी जान गंवाई। वॉशिंगटन डीसी के आसमान में अमेरिका फाइटर जेट ने उड़ान भरी। अमेरिका में कोरोना ने सबसे ज्यादा कोहराम मचा रखा है, जहां 67,000 से ज्यादा लोग कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं 11 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। देश कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहा है। ऐसे में इस जंग में डॉक्टर्स और स्वास्थ्यकर्मी सिपाही बनकर मैदान में डटे हुए हैं। आज कोरोना के कर्मवीरों को भारतीय सेना सलाम करने जा रही है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक सेना का जय हिंद आज देखने को मिलेगा। सीमा पर दुश्मन से लोहा लेने वाली भारतीय सेना देश के सबसे बड़े दुश्मन से लड़ रहे योद्धाओं को सलामी देने जा रही है। लेकिन कुछ अलग अंदाज में। जल, थल और वायुसेना इस सलामी के लिए पूरी तरह से तैयार है। आज वायुसेना देश भर में फ्लाइट पास्ट करेगी। पहला फ्लाई पास्ट श्रीनगर से त्रिवेंद्रम तक होगा, जबकि दूसरा फ्लाई पास्ट डिब्रूगढ़ से कच्छ तक किया जाएगा। वायुसेना के ट्रांसपोर्ट और फाइटर एयरक्राफ्ट इस फ्लाइट पास्ट में शामिल होंगे। नेवी के हेलीकॉप्टर कोरोना अस्पतालों पर आसमान से फूल बरसाएंगे। इंडियन आर्मी देश भर के करीब सभी जिलों में कोविड अस्पतालों में माउंटेन बैंड परफॉर्मेंस देगी। नौसेना के लड़ाकू जहाज शाम 3 बजे के बाद रोशन नजर आएंगे। पुलिस बलों के सम्मान में सशस्त्र बल पुलिस मेमोरियल पर माल्यार्पण करेंगे। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत ने तीनों सेना प्रमुखों के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान किया। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना हर कदम पर कोरोना से लड़ रहे योद्धाओं के साथ है और उनका आभार व्यक्त करना चाहती है। हेलीकॉप्टर द्वारा कोविड अस्पतालों में फूल बरसाए जाएंगे। जहां तक थल सेना का सवाल है, हमारे माउंटेड बैंड्स अनेक कोविड अस्पतालों में कुछ धुन बजाएंगे। तय प्रोग्राम के मुताबिक सुबह 10 बजे एम्स, कैंट बोर्ड हॉस्पिटल और नरेला हॉस्पिटल के बाहर आर्मी बैंड परफॉर्म करेगा। सुबह 10:30 बजे बेस हॉस्पिटल पर आर्मी बैंड की धुन सुनाई देगी, जबकि 11 बजे गंगाराम हॉस्पिटल और R&R हॉस्पिटल के बाहर माउंटेन बैंड परफॉर्मेंस होगी। चेन्नई में सुबह 10:30 बजे से पौने 11 बजे के बीच अन्ना सलाई हॉस्पिटल और राजीव गांधी जनरल हॉस्पिटल पर पुष्प वर्षा होगी। मुंबई में सुबह 10 बजे से पौने 11 बजे के बीच KEM हॉस्पिटल, कस्तूरबा गांधी हॉस्पिटल और JJ हॉस्पिटल पर पुष्प वर्षा होगी। जयपुर में सुबह 10:30 बजे इंडियन एयरफोर्स हेलीकॉप्टर SMS हॉस्पिटल पर फूल बरसाएंगे। लखनऊ में सुबह 10 बजे किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज पर और 10:30 बजे PGI में पुष्प वर्षा होगी। सुबह 10 से 10:30 बजे के बीच दिल्ली में भी फ्लाइट पास्ट देखा जा सकेगा। सुखोई 30, MiG-29 और जैगवार राजपथ के ऊपर से उड़ान। नौसेना हर नेवल बेस में शिप्स हमारे एंकरेज में जाएंगे। They will illuminate at the time of sunset, or say between sunset and 7:30 in the evening. They will light up. They will, sound their horn
in respect to the Corona warriors. सेना की ओर से सलामी की रिहर्सल भी की गई। मुंबई के आसमान में पहले दिन वायुसेना के हवाई जहाजों ने हुंकार भरी। रात के अंधेरे में नेवी के जगमगाते जहाज आज होने वाले कार्यक्रम की भव्यता का नमूना पेश करते दिखे। नेवी के बैंड भी देशभक्ति के गीतों के साथ सलामी देने को तैयार हैं। दुश्मन चाहे सीमा के अंदर हो या बाहर, पूरा देश जंग का आगाज कर चुका है। कोरोना बंदी के बीच जोश की शुरुआत ताली और थाली के साथ हुई, जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दी। इसके बाद उम्मीद के दीपक भी जले और अब बारी है कोरोना वॉरियर्स के सम्मान की, जो अपनी जान जोखिम में डालकर खतरनाक वायरस के खिलाफ डट कर खड़े हैं। मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना के कर्मवीर मैदान पर डटे हुए हैं। कोरोना जितनी तेजी से बढ़ रहा है, उतनी ताकत से हिंदुस्तान उसके खात्मे में लगा हुआ है। बस इंतजार है कोरोना के भागने का, जिसके बाद एक बार फिर भारतवासियों की पहले जैसी जिंदगी वापस आ जाएगी। देश में एक और लॉकडाउन के बीच छूट को लेकर माथापच्ची चल रही है, तो वहीं दूसरी ओर कोरोना संक्रमण के केस कम होने का नाम नहीं ले रहे। आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। सबसे बुरा हाल महाराष्ट्र का है, जहां संक्रमित लोगों की संख्या 12,000 के पार पहुंच गई है। महाराष्ट्र में अब तक 12,296 मरीज कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें 521 लोगों की मौत हो गई है। वहीं मुंबई में कोरोना के पॉजिटिव केस का आंकड़ा 8,351 तक पहुंच गया है और 322 लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के संक्रमण का आलम यह है कि मातोश्री में तैनात 3 पुलिसकर्मी इसकी चपेट में आ गए हैं। इससे पहले मातोश्री के बाहर एक चाय वाले का टेस्ट पॉजिटिव आया था, जबकि सीएम आवास वर्षा में भी तैनात 2 महिला पुलिसकर्मी की रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। धारावी ने भी महाराष्ट्र सरकार की टेंशन बढ़ा दी है, जहां केस लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 2 दिनों में एशिया के सबसे बड़े स्लम में 127 केस पॉजिटिव आए हैं, जबकि एक दिन में 90 नए मामले सामने आए हैं, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। पालघर लिंचिंग मामले का एक आरोपी भी कोरोना संक्रमित निकला है, जिसके बाद संपर्क में आए 43 पुलिसकर्मियों को क्वारंटीन कर दिया गया है। महाराष्ट्र में बढ़ते आंकड़ों के बीच पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने भी उद्धव सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। दरअसल महाराष्ट्र के नांदेड़ साहिब से आए श्रद्धालुओं ने पंजाब में कोरोना विस्फोट कर दिया है। पंजाब में कंट्रोल में दिख रहे कोरोना के केस में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। अब तक 150 से ज्यादा श्रद्धालुओं की रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है, जबकि सैकड़ों श्रद्धालुओं की रिपोर्ट आनी बाकी है। ऐसे में अमरिंदर ने उद्धव सरकार पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। हमें तो रिपोर्ट आई थी कि जो नांदेड़ से आए हैं कि 3 बार टेस्ट उनका किया और 3 बार नेगेटिव आए हैं, और फिर आके जब यहाँ हमने टेस्ट किया इट वाज ऑल पॉजिटिव। तो रिपोर्ट जो आ रही है सही नहीं आ रही। आई मीन अगर ये लड़ाई को हमने मुल्क की लड़ाई बनानी है और है मुल्क की लड़ाई, तो सबको एक साथ उनको एक लड़ना पड़ेगा। कोरोना से देश की राजधानी का हाल भी बेहाल है। दिल्ली में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 4,000 के पार पहुंच गई है। वहीं रेड जोन की वजह से लॉकडाउन में ढील न मिलने की वजह से सीएम केजरीवाल की टेंशन बढ़ गई है। अनफॉर्चुनेटली हमें पूरा इन्होंने रेड घोषित कर दिया। मुझे ये उम्मीद थी कि केवल कंटेनमेंट जोन्स को रेड किया जाएगा, बाकी दिल्ली को खोल दिया जाएगा। मैं केंद्र सरकार से बातचीत कर रहा हूं कि जी बाकी दिल्ली को अब खोल दीजिए, दिल्ली खुलने के लिए अब तैयार है, हम सब लोग तैयार हैं। दिल्ली में मरकज मामले की जांच कर रही क्राइम ब्रांच की टीम के 5 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये सभी पुलिसकर्मी जांच करने के लिए मरकज के अंदर भी गए थे। लोकपाल के सदस्य रिटायर्ड जस्टिस AK त्रिपाठी का एम्स में निधन हो गया, जिसके बाद उनके कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि भी हुई है। वहीं दिल्ली नोएडा में तैनात CRPF के 31वीं बटालियन में कोरोना का मामला गंभीर होता जा रहा है। अब तक CRPF के करीब 122 जवानों की कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हो चुकी है।
आरोग्य सेतु ऐप को 2 अप्रैल को सरकार ने लॉन्च किया और तब से लेकर अब तक इसको करोड़ों लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन कल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ऐप को लेकर सवाल खड़े कर दिए। राहुल ने आरोप लगाया कि इस ऐप के जरिए बिना सहमति के लोगों को ट्रैक किया जा रहा है। हालांकि राहुल के आरोपों को कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने गलत करार दिया। आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करने के लिए मेरा चौथा आग्रह है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी दें और कम से कम 40 लोगों के मोबाइल में ये ऐप आप इंस्टॉल करवाए ही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस आरोग्य सेतु ऐप को कोरोना के खिलाफ जंग में बड़े हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का आह्वान किया, उस पर राहुल गांधी ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। राहुल गांधी ने आरोग्य सेतु ऐप को लोगों के निजता में सेंध बताया। उनका आरोप है कि इस ऐप के जरिए डेटा और सुरक्षा संबंधी गोपनीयता लीक होने का खतरा है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा, आरोग्य सेतु एक अत्याधुनिक निगरानी प्रणाली है जो एक प्राइवेट ऑपरेटर को आउटसोर्स है। साथ ही इसमें संस्थागत स्तर पर कोई निगरानी नहीं रखी जा रही है। इससे डेटा सुरक्षा और गोपनीयता को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। तकनीक हमें सुरक्षित रहने में मदद कर सकती है, लेकिन बिना लोगों की सहमति के उन्हें ट्रैक करना गलत है। भय के नाम पर लाभ उठाना गलत है। राहुल के वार पर सरकार और बीजेपी में तीखी प्रतिक्रिया हुई। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने झूठ बोलने का आरोप लगाया। रोज एक नया झूठ। आरोग्य सेतु एक शक्तिशाली साथी है जो लोगों की सुरक्षा करता है। डेटा सुरक्षा के लिहाज से ये काफी मजबूत है। जिन लोगों ने अपने पूरे जीवन को निगरानी में रखा, वो नहीं जानते कि बेहतरी के लिए तकनीक का लाभ कैसे उठाया जा सकता है। रविशंकर प्रसाद ने ऐप के किसी भी निजी ऑपरेटर के लिए आउटसोर्स नहीं करने का भी दावा किया। साथ ही ये भी कहा कि आरोग्य सेतु ऐप को विश्व स्तर पर सराहा जा रहा है। ऐसे में ये समझना जरूरी है कि आरोग्य सेतु काम कैसे करता है, आप किस तरीके से फंक्शन करता है। अगर आप इसको 1 किलोमीटर के दायरे में देखना चाहते हैं यहाँ पर, तो ये बाकायदा दिखाता है कि 158 लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। 58 यूजर्स ने अपने आप को सेल्फ असिस्ट किया अनवेल। इसके अलावा 9 यूजर्स जो हैं उन्होंने कोविड-19 पॉजिटिव आए हैं और 25 लोग हैं जो कि अभी भी हाई रिस्क पर काम कर रहे हैं। यानी कि पूरी डिटेल आपके आसपास जितने दायरे को आप सेलेक्ट करते हैं वो बाकायदा आपको दिखाता है कि आपके आसपास की स्थिति इस वक्त क्या है। दरअसल सरकार ने 2 अप्रैल को आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया था। इस ऐप की मदद से लोग अपने आसपास के कोविड-19 मरीज के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। ये ऐप कोविड-19 संक्रमण के प्रसार के जोखिम का आकलन करने और आवश्यक होने पर आइसोलेशन सुनिश्चित करने में मददगार साबित हो सकता है। हालांकि कांग्रेस ने दावा किया है कि जो जानकारी इकट्ठा की गई है उसके इस्तेमाल को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। दिल्ली से पुनीत शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना को लेकर आज तक के ई एजेंडा में सबसे बड़ा मंच सजा, जहां देश के 16 मुख्यमंत्रियों ने कोरोना पर बात की। आज 97 कंटेनमेंट जोन्स हैं दिल्ली के अंदर। अगर वो अपनी कंडीशंस और सख्त करके 97 के 200 कंटेनमेंट जोन कर लो, 250 कंटेनमेंट जोन कर लो, बाकी दिल्ली को तो खोल दीजिए, बाकी अर्थव्यवस्था को तो खोल दीजिए कम से कम दिल्ली की। बीमारी होगा वो अपराध नहीं, लेकिन बीमारी होने के बाद ऐसी बीमारी को जो संक्रामक हो उसको छुपाना ये अपने आप में एक अपराध है। हमें तो रिपोर्ट आई थी कि जो नांदेड़ से आए हैं कि 3 बार टेस्ट उनका किया और 3 बार नेगेटिव आए हैं, और फिर आके जब यहाँ हमने टेस्ट किया इट वाज ऑल पॉजिटिव। तो रिपोर्ट जो आ रही है सही नहीं आ रही। जो हमने सुझाव दिए थे हमारे स्टेट की तरफ से, उनमें काफी सुझाव को स्वीकार किया गया और इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी को। ये कोविड-19 जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज है। इन जिलों में जो कोरोना पॉजिटिव हुए या इनके परिवार के लोग, रिश्तेदार सब, तो वो एकदम जो जंप आया है, मैं समझता हूँ कोई 40 से ऊपर लोग ऐसे हैं जो सीधा संबंधित दिल्ली के साथ है, जिनका जो कोरोना पॉजिटिव हुए। कोरोना चले गए, कोरोना आएगा, कोरोना जाएगा, ये जब तक वैक्सीनेशन नहीं आएगी तब तक इसके साथ हमको लड़ाई करना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा। निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा व्यापक असर पड़ा है और बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। देश की अर्थव्यवस्था
अस्त व्यस्त हुई है। प्रदेश की भी अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अहमदाबाद और सूरत दोनों में एक जगह हमने 700 से ज्यादा टीम और एक जगह 500 से ज्यादा टीम एक एक घर में जाकर सर्वेलेंस करते हुए एक पॉजिटिव केस को निकालकर ज्यादा से ज्यादा संक्रमण न हो उस दिशा में हम प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन हमने शुरुआती दौर पे ही अपनी सीमाओं को, राज्य की सीमाओं को हमने सील कर दिया था, जिले को सील कर दिया और गांव वाले स्वयं अपने गांव को सील कर दिए। क्योंकि लॉकडाउन लगाना आसान है परंतु उसको हटाना बड़ा मुश्किल होता है और एक साथ में हटाना ही चाहिए, ना हटता है। मेरा बिल्कुल स्पष्ट है, देश राज नियम कानून से चलेगा और इसको लेकर आज के इस संक्रमण में भारत सरकार का और राज्य सरकार का जो भी समन्वय होगा उसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। हम टूरिस्ट के बारे में ऑलवेज अतिथि देवो भव के रूप से सभी को वेलकम करते हैं, लेकिन आज की प्रायोरिटी है कि कोविड कंट्रोल करें, गोवा के लोगों की चिंता करें। सही वक्त में सही डिसीजन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने लिया है। अगर उस डिसीजन ऑनरेबल पीएम साहब ने अगर लॉकडाउन 1 में अगर नहीं लेता तो आज आप लोग खुद कल्पना कर सकते हैं कि सब प्रदेश में पूरा कोरोना वायरस फैल चुका होगा। 23 तारीख की रात को 9 बजे मैंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। तब तक कोरोना मध्य प्रदेश में दस्तक दे चुका था और इंदौर जैसे शहरों में फैल गया था। पॉजिटिव केसेस जबलपुर में भी थे, भोपाल में भी थे। जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है वो काफी हद तक आज मैं ये कह सकता हूं कि गंगा की जो निर्मलता है वो बना पाने में सफल हुई है सरकार। लॉकडाउन की मार अगर सबसे ज्यादा किसी पर पड़ी है तो वो है अलग अलग शहरों में फंसे मजदूर। मगर जब मजदूरों को उनके घर भेजने की कवायद शुरू हुई तो अलग अलग शहरों की सीमाओं पर मजदूरों का रेला दिख रहा है। मुफलिसी और भूखमरी की कगार पर पहुंचा मजदूरों का जत्था वापस अपनी जमीन पर लौटने लगा है और इसी के साथ घर से दूर लंबा और थका देने वाला बुरा दौर भी बीत गया। देश के अलग अलग हिस्सों से मजदूरों की घर वापसी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बस स्टेशन से लेकर रेलवे स्टेशन तक लंबी कतारें दिख रही हैं। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखा जा रहा है। घर से दूर बेरोजगारी और दूसरों की मदद पर जी रहे मजदूरों के लिए ट्रेनों का चलना बड़ी राहत है। कामकाज और कमाई बंद होने के चलते इनके पास अपने घरों के लिए वापस लौटने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। लिहाजा शर्तों के साथ ही सही, लेकिन अब वो अपने घर लौट सकते हैं। लेकिन अभी भी कई मजदूर ऐसे हैं जो शर्तों के बीच में फंसे हुए हैं, जहां गाइडलाइंस के बावजूद नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इन तस्वीरों को देखकर बरबस ही सवाल निकलता है कि किस बात की सोशल डिस्टेंसिंग, कैसा संक्रमण मुक्त मास्क, कैसा कोरोना का खतरा। गुजरात के बनासकांठा में रह रहे राजस्थान के मजदूरों को राजस्थान बुलाने की कवायद हुई तो गुजरात से ऐसे निकले मजदूर। ये चेन्नई की तस्वीरें हैं। मजदूर सड़क पर इंतजार कर रहे हैं कि कोई गाड़ी आए और उन्हें उनके घरों तक पहुंचा दे, क्योंकि अब ना तो रोजगार बचा है और ना खाने का सामान। लोग भी आज मतलब हम लोग को डस्टबिन का जैसा कर रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा क्या पानी के लिए भी नहीं पूछता है लोग, ठीक है ना। उधर में कितना दिन से 1-1.5 महीना से लॉकडाउन है, उधर ही बैठे हैं हम लोग, ठीक है ना। एक बार भी पूछने भी नहीं जाता है और रूम का भी सिचुएशन बहुत खराब है। उधर में कचड़ा वाला पानी में नहाना पड़ता है। मतलब कोरोना से बचू क्या और भी कोरोना में हम लोग को वो डाल रहा है। हम लोग यहाँ पे काम करने हैं, हम लोगों का 2 मार्च के महीने का पेमेंट नहीं अभी मिला हुआ। इसी तरह हुबली में रहने वाले मजदूर अपने घर जाने के लिए तड़प रहे हैं। 8 दिन में 10 दिन में थोड़ा राशन मिलता था। 8-10 लोग खाने वाले हम लोग, कैसा चलेगा हम लोगों का। 1-1 रुपए की तबाही है। इधर पैसे भी नहीं, सब्जी लाने को पैसे नहीं। राशन तो आप दे देंगे लेकिन सब्जी लाने को पैसे नहीं मिलते हमको। कहाँ से लाएंगे हम लोग 200-300 कमाने वाले दिन में। यहाँ फंस गए हैं। ऐसे गवर्नमेंट के आदमी आते हैं कर्मचारी, लेकिन हमें खाने के लिए देख के कुछ भी नहीं, कोई फोन उठाता ही नहीं, कोई कुछ नहीं करता। कोई आता हेल्प नंबर दे के जाता है, कोई कैश का नंबर दे के जाता है पुलिस वाले। अब नासिक की तस्वीरें देखिए। यहाँ लोग डीएम दफ्तर के बाहर अपने घर जाने के लिए पास बनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। बेंगलुरु के एक बस टर्मिनल पर भी मजदूरों का ऐसा ही रेला है। अलग अलग राज्यों के लोग अपने घर जाने के लिए बेताब हैं। देहरादून में भी मजदूर किसी भी हाल में अपने घर जाने के लिए परेशान हैं। वो पास बनाने के लिए लाइनों में लगे हैं।
ऐसे अलग अलग शहरों में लाखों मजदूर फंसे हुए हैं क्योंकि न रोजगार बचा है न खाने का इंतजाम हो रहा है। वो किसी भी हाल में घर पहुंच जाना चाहते हैं। आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।